अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। आज जावेद चौधरी साहब का को एंकर। नाजरीन, ख़बरों का बाज़ार गर्म रहा। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आईं और वो तमाम खबरें यकीनन हम डिस्कस करेंगे जावेद चौधरी साहब के साथ। आपको छोटे छोटे हिंट्स बता देता हूँ कि वो खबरें क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है, डिटेल तो चौधरी साहब इसके ऊपर बताएंगे। G84 में इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के उस सेक्रेटेरिएट के ऊपर CDA ने एक कार्रवाई की और उसके हवाले से कुछ बहुत बड़ी खबरें आई हैं जो आपको चौधरी साहब थोड़ी देर में इन्फॉर्म करेंगे। अहमद फराद साहब का केस है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स डिस्कस होंगी। इसके बाद एक पैमरा की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई थी जिसे हाई कोर्ट ने रोक दिया। वो पाबंदियां क्या थीं, क्यों रोका गया और उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे चौधरी साहब के साथ। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है मुस्तकबिल करीब में, और वो डेवलपमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब 28 मई को यौम तकबीर पे कुछ बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी बातें कहने जा रहे हैं और एक बड़े इज्तिमा के सामने। इसके अलावा बजट पेश होता है आज KPK असम्बली में, उसके अंदर कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई जो आपने यकीनन मिस नहीं करनी। उसका ताल्लुक नस्वार के साथ भी है। आइए सीधा चलते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। मेहरबानी फ़र्क, अब बताएं कौन सा इशू सबसे पहले डिस्कस करें। सबसे पहले बताइए, जो सेक्रेटेरिएट का जो इशू हुआ है G84 में, जो इस्लामाबाद में जो कार्रवाई हुई है, आपके ख्याल में ये क्या कार्रवाई दुरुस्त है? देखो, अगर उसको देखा जाए, CDA के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा जाए तो बात तो ठीक लगती है। उसकी वजह यह है कि आप एक सियासी जमात हैं और जब आप आइन की, कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और आपका नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो फिर आपको इंसाफ का दामन अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए था। तो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करना चाहिए था। अब ये देखें, ये प्रॉपर्टी जो ना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये किसी सियासी जमात की प्रॉपर्टी नहीं है। या तो आप उसे सियासी जमात की हैसियत से उसको ख़रीदते आप और फिर डिक्लेयर करते कि ये सियासी जमात का दफ्तर है, तो आपने एक आम आदमी के नाम पे एक बिल्डिंग है और ले के उसके ऊपर आपने सियासी पार्टी का दफ्तर बनाया हुआ है, फिर उसके अंदर इंक्रोचमेंट्स भी हैं और फिर आपको नोटिस आ रहे हैं 2020 से मुसलसल, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसको गवर्नमेंट थी ना जी, उसने कहा क्या कर लेंगे ज़्यादा, जब चेयरमैन CDA आपने लगाया हुआ है। फिर आपने अली नवाज़ अवान साहब को रखा हुआ है जो CDS के अफेयर को देखते हैं, तो आपने उस जो नोटिस था उसको आपने मामूली चीज़ समझा और उसको आप इग्नोर करते चले गए। फिर 10 मई 2024 को भी आपको मैसेज आया और एक बाकायदा नोटिस आया, लेकिन आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। अब उसके बाद जो एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मुझे भी लगता है कि उनको एक बड़ा इंसिडेंट चाहिए था और एक छोटा इंसिडेंट उनको मिल गया जिसको बड़ा बना सकते हैं। जिस तरह कल उन्होंने वहाँ पे खुले पंडाल में एक टेंट लगा के उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास किया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के बस कहने की देर है और हम मामलात को स्टार्ट करने लगे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये कि इससे पहले तो 8 मई से पहले तो कोई तहरीक लॉन्च करने का इमरान खान साहब ने फ़ैसला नहीं किया था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला नहीं किया था। 8 फरवरी के बाद जो सबसे बड़ा इशू बना है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके पास गवर्नमेंट आ गई। तो जब आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है तो अब आपके पास स्टेट की मशीनरी है। अब आप बड़ी आसानी से कोई 10-15 हज़ार, 50 हज़ार, कुछ लाख, 2 लाख लोग इकट्ठे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास MPAs भी हैं, आपके पास MNAs भी हैं, आपके पास बजट भी है, आपके पास DCUs भी हैं, आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर्स भी हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि इतनी बसों का बंदोबस्त करें, इतने लोगों का बंदोबस्त करें और फिर लोगों को आप सवार करके आप वफाक की तरफ आ सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो वो जो उमर अयूब साहब ने आज कहा है कि बस हम इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब ने जब कहना है तो अली अमीन गंडापुर साहब ने लोगों को बसों में बिठाना है और इधर इस्लामाबाद आ जाना है। तो ये एक वाहिद वजह है। दूसरा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक गलतफहमी हो गई है और ये गलतफहमी उस वक्त दूर होगी जब वो बाकायदा मार्च करेंगे। गलतफहमी ये है कि अदलिया हमारे साथ है, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई है वो सबके सामने है। उसका फ़ायदा इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाना चाहती है। उनका ख्याल ये है कि जब हम एक तहरीक लॉन्च करेंगे और वफाकी हुकूमत जब उसको रोकने की कोशिश करेगी तो अदलिया उसके ख़िलाफ़ स्टे आर्डर जारी कर देगी हमारे लिए, जो मेरा ख्याल है गलत फहमी इमरान खान साहब को, क्योंकि जो कुछ पिछले 2 साल में इस मुल्क के अंदर होता रहा, अदलिया ख़ुद उसकी सफ़र करती थी। उसको अदलिया को ख़ुद अंदाज़ा है कि इकॉनमी के पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या हो गई थी, रोज़गार की क्या सूरत हाल हो गई थी, सड़कों की क्या सूरत हाल हो गई थी, जो बाहर से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी उसकी क्या सूरत हाल हो गई थी। और जजेस क्योंकि ख़ुद उस वक्त ये कहते थे गवर्नमेंट को कि आप इसको रोकें, फ़ौज रोकती नहीं थी। वो ये समझती थी कि ये अदलिया हमें आगे लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक जंग करवाना चाहती है। तो उस वक्त जनाब बाजवा साहब ने नहीं मानी थी ये बातें।
लेकिन आपको याद होगा कि अदलिया की तरफ से आते थे फैसले कि जनाब इसको रोकें, सड़कें साफ़ करें। ये क्यों इस टाइप का एक क्यास पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है? तो मेरा ख्याल ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रोटेस्ट लॉन्च करेगी तो एक तो अदलिया हर मुकदमे में या हर पिटीशन पे उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, और फिर जजेस पूछेंगे कि जनाब ठीक है, आपका हक है कि आप एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं पूरा मन, लेकिन ये सड़कें ब्लॉक करना, यलगार करना, इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करना, या गंडापुर साहब जो गंडासा लेके फिर रहे हैं उसकी क्या हैसियत है और आप क्यों ये करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंसिडेंट चाहती थी, इंसिडेंट उनको मिल गया, ये एक तहरीक लॉन्च करेंगे, लेकिन इनका ख्याल ये है कि अदलिया इनको सपोर्ट करेगी। और दूसरा जो टाइमिंग है, टाइमिंग होगी बजट के आगे पीछे, जब हुकूमत पाकिस्तान एक खौफनाक किस्म का बजट पेश करेगी, और ये बजट याद रखिएगा फ्रेंडली नहीं होगा, इसके अंदर बहुत नए टैक्सेस लगने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारे नए मामला सामने आएंगे। बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, लोड शेडिंग शुरू हो गई हुई है, गैस पाकिस्तान के अंदर है नहीं, और जो थोड़े बहुत लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं उन सब के ऊपर टैक्सेस बढ़ जाएंगे। तो उस वक्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल्टीवेट करने की कोशिश करेगी, वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर शोर करेगी, फिर सड़कों के ऊपर आएगी। तो वो मेरा ख्याल इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई ये तहरीक लॉन्च कर देंगे? मेरा ख्याल है कर देंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। कामयाब नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि ये तो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ ना फ़ारूक साहब, इसके अंदर बड़ी मज़ेदार चीज़ें सामने आएंगी। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी कॉल पे लोग इकट्ठे नहीं हुए, लोग सड़कों पे नहीं आए, इवन पार्टी पर पाबंदी लग गई, पार्टी का बैट चला गया, पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा नहीं होने दिया, कितनी पाबंदियाँ लगी उसके ऊपर, लेकिन पब्लिक उनके साथ खड़ी नहीं हुई। लेकिन जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन लोगों ने उनको वोट दिए। तो ये एक वार्निंग है कि अगर तो आप प्रोसेस के अंदर रहते हैं तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द प्रोसेस जाके अगर आप ये चाहते हैं कि सड़कों को बंद कर दें, रोड्स ब्लॉक कर दें और पाकिस्तान के अंदर क्यास और कन्फ्यूजन फैला दें, तो फिर पब्लिक इमरान खान साहब का साथ नहीं देगी। तो मेरा ख्याल है ये जब तहरीक चलाएंगे तो ये नाकाम हो जाएगी, स्वाय खैबर पख्तूनख्वा के जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है। लेकिन पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे, याद रखिएगा, सिंध से लोग नहीं निकलेंगे, बलूचिस्तान से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर गर्मी का भी होगा। गर्मी का भी है, गर्मी का भी है। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। ठीक है, आपने इसमें बिल्कुल बताया कि इमरान खान इसके अंदर तहरीक वाकई ही लॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा, अगले टॉपिक पे आते हैं चौधरी साहब, अहमद फराद। ठीक है, अहमद फराद के बारे में अगर मैं, आप जर्नलिस्ट हैं, ये अहमद फराद साहब का ताल्लुक भी मीडिया से, मुख्तलिफ चैनलों में काम कर चुके हैं, मैंने इनके बारे में कुछ स्टडी किया, कुछ चीज़ें देखी। आपके ख्याल में इनके साथ ये जो हो रहा है, अबडक्शन तो हम किसी सूरत नहीं कह सकते किसी की दुरुस्त है, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे? देखिए, अब मैं उनको नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आपका ज़रा प्रोडक्शन टीम्स के साथ ताल्लुक है, मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर लोगों को जानते हैं। मैं इनसे कभी नहीं मिला, स्वाय मैंने एक नज़म इनकी सुनी थी और उसके भी चंद बंद जो बार बार रिपीट हो रहे थे कि उठा लिया जाता है, उठा लिया जाएगा, इस टाइप की थी उसमें। और कोई बहुत बड़े शायर भी नहीं है कि कौमी शायर कहा जाए कि ये कौमी शायर हैं, कोई शायर इंकलाब भी नहीं है, ये कोई बड़े मेरा नहीं ख्याल कि बड़े सहाफ़ी भी हैं, लेकिन सहाफ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ़र्क है, इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जिसमें जमहूरियत भी है और इस्लाम भी है, वहाँ पे किसी भी शख्स को इस तरह उठा लेना या उसका गायब हो जाना, वो हो सकता है स्टेट ने किया है या स्टेट्स के अलावा किसी ने किया है या कोई नॉन स्टेट एक्टर्स है वो किया है या किसी और मुल्क ने उनको उठा के गायब कर दिया, ये मेरा ख्याल है अनएक्सेप्टेबल है। मैं ये बात बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है ये कि अबडक्शन किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अहमद फराद साहब का जो किरदार रहा कश्मीर के पिछले दिनों, जो एक मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट आप कह लें कि चली गई, जिसके अंदर तमाम आवाम बाहर आ गई, उस में क्या हुआ कि जी कीमतें कम करवाने के लिए बहुत कुछ हो रहा था, आपको पता है कुछ शहादतें भी हुई उसके अंदर आके। तो अहमद फराद साहब की जब मैंने टाइमलाइन देखी ट्विटर की, तो ये तो बाकायदा जैसे तेल डाला जा रहा था आग के अंदर, जैसे किसी चीज़ को भड़काया जा रहा था। अगर कोई शख्स इस तरह का किरदार अदा करता है आपके मुल्क के अंदर रह के, जो आपको लगे कि आपकी स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है, आपके इदारों के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो ज़रूरी है। देखो, दो चीज़ें हैं उसके अंदर फ़र्क है। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि एंटी स्टेट है एक आदमी या वो स्टेट को डैमेज कर रहा है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उसे बाकायदा FIR काट के गिरफ़्तार कर सकते हैं और उसे आप अदालत में पेश कर सकते हैं, साथ एविडेंस दे सकते हैं और अदालत जो है उसके सामने पेश करें और उसके बाद अदालत से कहें कि इसको सज़ा दे और स्टेट बाकायदा एक मुकदमा बनाए उसके ऊपर। और आप मुकदमा नहीं बना रहे, आप उसको बाकायदा गिरफ़्तार नहीं कर रहे, आप उसे पुलिस स्टेशन में पेश नहीं कर रहे, आप उसे अदालत नहीं लेके जा रहे, और इस तरह अगर आप गायब कर देते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह पे भी आपको फील हुआ कि ये बंदा हमारे खिलाफ हो सकता है, तो आप उठा लेंगे इसको। अभी तो ये बात, इसमें दूसरा ऑप्शन भी, एक दूसरी चीज़ भी है जिसको यहाँ पे जिसके बारे में गौर
गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपने बंदा उठा लिया, अगर फ़र्ज़ करें उठाया, क्योंकि अभी इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि रियासत ने उठाया, क्योंकि रियासत तो इससे इनकार कर रही है वो सा। अच्छा, दूसरा इसका ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि उस आदमी ने कश्मीर के अंदर जो वाक़यात हुए थे उसमें तेल डाला था, तो सर सबसे ज़्यादा तेल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन से यूनिफॉर्म में तस्वीरें लगा के अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जिस किस्म का मवाद दे रही वो आपके सामने है। और बल्कि वो आज़म स्वाति साहब ने तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो यहाँ होगा आप कश्मीर को भूल जाएंगे। कश्मीर में तो ट्रेलर हुआ था, असल जो इंकलाब है, असल लोग तो यहाँ पे बाहर निकलेंगे और आप भूल जाएंगे और 1971 याद करेंगे। आप आज़म स्वाति साहब की स्टेटमेंट देख रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आपने आज़म स्वाति साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई कर ली, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई क्या कर ली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल गुस्ताखियों के बावजूद ना आप उनके खिलाफ कोई नया केस कर रहे हैं, ना उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और ना आज़म स्वाति साहब के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा तगड़ा है, उसका किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है, तो वो आपको कुछ भी कह सकता है। वो आपको शेख मुजीबुर रहमान कह सकता है, वो 1971 पे पाकिस्तान को ले जा सकता है, और वो अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में वो ये ऐलान कर सकता है कि मैं वफाक पे जाके कब्जा कर लूँगा, या वो कहता है कि 15 दिन के बाद मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, देखूंगा बिजली कहाँ आपके पास पहुँचती है। और यूनिफॉर्म में वो तस्वीरें लगाई जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो तगड़ा है तो स्टेट को खामोश रहेगी, और अगर कोई गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, वो अहमद फरहाद है, तो उसको उठा लिया जाएगा। तो मुझे ये जो तज़ाद है ये बड़ा बुरा लगता है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि उसका ये जुर्म है, तो भाई साहब ये जो जुर्म रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, आप इनकी तरफ क्यों नहीं आंख उठा के देखते? आपने इनको क्यों खुल दी हुई? इसलिए कि ये सारे जो इनका ताल्लुक पंजाब के साथ है, ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, और तगड़े लोग हैं, बड़ी सियासी जमात है, तो आप उनको टच नहीं कर रहे। और दूसरा आदमी जो है गरीब आदमी है, तो आपने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, या हो सकता है आपने उसको उठा लिया। मैं हो सकता है कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक रियासत ने इसको तस्लीम नहीं किया, और कल को जब वो पेश किया जाएगा तो हो सकता है वो कहे जी मैं तो अपनी मर्जी से किसी जगह गया था, जो अमूमन ऐसे वाक़यात के बाद होता है। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि इस साइड पर रोज़ाना गुस्ताखी हो रही है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और उस साइड पे अगर उसने एक बार ये कह दिया या 2 बार आपने कह दिया तो आपने उसको उठा लिया। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है कि अगर कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कोई सियासी जमात से है या सियासी जमात से नहीं है, आपको अपने इदारों के खिलाफ बोलने का, अपने मुल्क के खिलाफ बोलने का, या किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनने का हरगिज़ हक। सर बराबरी होनी चाहिए ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, या महमूद अशरगज़ई साहब क्या कह रहे हैं, या इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे क्या कह रहे हैं आपको? क्या ये जो कह रहे हैं क्या अहमद फरहाद के कहे हुए से कम है? अगर तो ये कम है फिर ठीक है। ये तो सीधा स्टेट को थ्रेट कर रहे हैं। अहमद फरहाद ने ये तो नहीं कहा था कि 1971 की तरह के वाक़यात होंगे, पाकिस्तान टूट जाएगा खुदा ना खास्ता, या शेख मुजीबुर रहमान शामिल हम आपको बन के दिखाएंगे। उसने तो ये नहीं कहा। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये कह रहे हैं। जब ये रोज़ की बुनियाद पर कह रहे हैं और आप आंख उठा के उनकी तरफ नहीं देख रहे, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो सिर्फ ट्वीट्स करता है और कोई वाज़ेह धमकी नहीं देता, उसके साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अकेला आदमी है, तो आपने कहा ठीक है इसको तो पकड़ो और इन सबको आप खुल देते। नहीं, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर एक के साथ हो रहा है दूसरे के साथ होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और सबके लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं है कि जज कहे तो आप चुप कर जाएं, जर्नल कहे तो आप चुप कर जाएं, जर्नलिस्ट कहे तो आप चुप कर दें, कोई चौधरी साहबान कहें तो चुप कर दें, इमरान खान साहब कहे तो चुप कर दें, अहमद फरहाद कहे तो पकड़ लो इसको। ठीक है, इस बात पे बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ, होना चाहिए, लेकिन बराबरी की सज़ा। बराबरी, बिल्कुल ठीक है। एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक पॉलिसी। अगर चोरी की सज़ा है तो सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए। बड़ा चोर जो है आप उसको अगर फ़र्ज़ करें कि ओहदा दे दें, कुर्सी दे दें, और छोटे चोर को पकड़ के आप जेल में डाल दें, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन ना हो। अच्छा चौधरी साहब, मेरे ख्याल में खबरें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हम शायद इसे एक व्लॉग में कवर ना कर सकें। मेरा जज्बाती हो गया ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर खबरें कुछ इस तरह की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ख्याल बजाय एक ही इसे लंबा करने की हम कोशिश करते हैं कि इसे अगले व्लॉग में इसे कवर करते हैं, यहाँ तक इससे इख्तिताम पजीर करते हैं अपने व्लॉग को, और फिर नेक्स्ट व्लॉग से दोबारा। और जो नेक्स्ट व्लॉग में उसमें हम बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नस्वार है उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगा, और अली अमीन गंडापुर साहब क्यों ये चाहते थे कि हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग जाए, दूध पे लग जाए, पानी पे लग जाए, हवा पे लग जाए, कपड़ों पे लग जाए, जानवरों पे लग जाए, गाड़ियों पे लग जाए, लेकिन नस्वार पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए ये हम आपको रात 9 बजे के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं 28 मई को एक बहुत बड़ा खड़ाक करने वाले हैं। वो खड़ाक क्या हो सकता है ये भी इंशाल्लाह ताला आपको रात 9 बजे के व्लॉग में बताएंगे। और दोबारा मेरा ख्याल है फ़ारूक साहब रात को 9 बजे लोगों के साथ, आप सबके साथ मुलाकात होगी। अगले किस्त में आपके साथ दोबारा जी हम हाजिर होंगे आपके साथ, और जो चौधरी साहब ने खबरें बताई वो इंशाल्लाह होंगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।